हिंद दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश को आज हम लोग पढ़ेंगे। और मौर्य वंश के जो भी शासक हुए हैं उन सारे शासकों को हम लोग डिस्कस करेंगे और जितना भी हो सकेगा उतना भी हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। देखिए फ्रेंड्स, जो मौर्य मौर्य वंश था, उस मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 322 बीसी से 184 बीसी। बीसी का मतलब है ईसा पूर्व, यानी 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व का जो समय था वो था मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश इतने टाइम पीरियड तक रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, मौर्य वंश के जो शासक थे, पहले एक बार हम उन शासकों को देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि मौर्य वंश के शासक कौन कौन थे। तो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य, देन उसके बाद में बिंदुसार, और फिर अशोक, और फिर दशरथ, और संप्रति, शालीशुक, और देववर्मन, शतधनवन, और बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो ये सारे शासक थे मौर्य वंश के, और इनमें कुछ जो शासक हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। तो जिन शासकों को पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन शासकों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये टाइम पीरियड दिया है जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन, मतलब गद्दी पर रहा था, उसने शासन किया था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 322 से 298 बीसी तक गद्दी पर रहा था, और इसने मौर्य वंश का एक संस्थापक था, यानी इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना थी, इसने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और घनानंद को हराने में, यानी धनानंद को हराने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो कौटिल्य या चाणक्य का नाम भी आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, और अब हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का नामकरण। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नामकरण कैसे कैसे हुआ है और किस किसने इन्हें क्या क्या कहा है। तो स्ट्रोबो, और मेगास्थनीज, और जस्टिन, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, सेंड्रोकोटस। और एरियन और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस कहा है। और जूनागढ़ अभिलेख के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया है। तो जूनागढ़ अभिलेख आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इधर एक पॉइंट देखना, वर्ष 1793 में विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को डिस्कस करेंगे, जैसे अहना नुरु तथा पुरना नुरु संगम ग्रंथ हैं। ये दोनों संगम ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है। तो अहना नुर और तथा पुरना नुरु, इन दोनों ग्रंथों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक नाम आप लोगों के सामने लिखा है, पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय गवर्नर था, जिसने सिंचाई हेतु सुदर्शन झील पर एक बांध बनवाया था और बांध बनवाने के कारण ही ये प्रसिद्ध है, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पुष्यगुप्त वैश्य का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जानकारी के स्रोत। चंद्रगुप्त मौर्य से जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, यानी विशाखदत्त द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस है, उससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, विशिष्ट परिशिष्टि पर्वन हेमचंद द्वारा रचित है। ये ग्रंथ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी की रचना किसने की थी? तो क्षेमेंद्र ने की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर की जो रचना है वो किसने की थी? सोमदेव ने की थी। और अर्थशास्त्र और इंडिका, अर्थशास्त्र चाणक्य यानी कौटिल्य द्वारा रचित है, और इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित है। तो ये दोनों ग्रंथ भी आप याद रखिएगा। आई होप ये सारे ग्रंथ आप याद रखेंगे और ये सारे ही ग्रंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो राजनीति से है। तो आप लोग याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो राजनीति से है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध 305 बीसी, यानी 305 ईसा पूर्व में हुआ था, और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य विन हो गया था। और ये युद्ध आपको याद रखना, ये युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी में हुआ था। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध के परिणाम के बाद एक संधि होती है, और इस संधि में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और हेरात, काबुल, मकरान और कांधार, ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने ही भेजा था। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में ही मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था।
तो आप ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मौर्य शासक के समय में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा और उसको बचाने में यानी उससे चंद्रगुप्त निपटने में असफल रहा, उसके बाद भद्रबाहु के साथ कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में ये चला गया। कौन चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और श्रवणबेलगोला में ही उन्होंने 298 बीसी में संलेखना द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो आप याद रखिएगा कि संलेखना विधि के द्वारा किस शासक ने अपने प्राण त्यागे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश है, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य को डिस्कस करा। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे बिंदुसार को, और टाइम मिला तो अशोक को भी डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों शासकों को हम कल डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो